ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये तुम लोग 10th में भी पढ़ते हो, 11th में भी है और 12th में भी, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे समझ लो कि इसके बिना, जैसे अगर 12th वाले बच्चे हैं तो कैलकुलस जो तुम पढ़ते हो वो इसके बिना हो नहीं सकता। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह होता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि मैक्सिमम जो टीचर पढ़ाते हैं तुमको उसको सिंपल रटवाने की तरह बताते हैं कि भाई ये चीज होती है, ये फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है, बस इस तरीके से। लेकिन इसके पूरे अगर देखेंगे, हम इसको डेप्थ में देखेंगे, तुमको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंटरेस्टिंग है और कितना लॉजिकल है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो तुम लोग जो पढ़ते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हम लोग इसमें सिंपली क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी में बात करूं कि साइन 90 की वैल्यू क्या है, तो तुमको पता है साइन 90 1 होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कैसे कैसे हो सकता है, अगर ये तुम्हारा थीटा है तो क्या थीटा कभी 90 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, थीटा कभी भी 90 नहीं हो सकता है। तो उस केस में ये 1 वैल्यू कहां से आई, अगर मैं ऐसे पूछूं तो कोई जवाब नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा है उसमें यही गड़बड़ है, जस्ट फॉर्मूले पे बेस्ड गए हैं और डायरेक्ट पढ़ लिया। तो अगर हम ऐसे पढ़ते हैं साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, तुम्हारा 90 यहां पे, अभी 90 यहां पे, हम थीटा की बात नहीं कर रहे, थीटा अब 90 हो गया, मतलब ये एंगल, तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? मतलब अगर मैं इसको एबीसी बोलूं तो अपोजिट साइड कौन सी है? अगर मैं इसकी बात करता हूं कि अपोजिट साइड, तो 90 के अपोजिट में साइड कौन सी है? एसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। तो ये तुम्हारा बना है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, तुमको बताऊंगा कि कितनी सारी चीजें जो तुम बस याद रख लेते हो लेकिन उसका मीनिंग और उसकी चीजें नहीं आती। जैसे सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बिना एंगल के तो पॉसिबल नहीं है, एंगल तो होना ही पड़ेगा, एंगल रहना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं एंगल, एंगल है क्या, ये कहां से आया, क्या डेफिनेशन है? अगर मैं ऐसे पूछता हूं कि एंगल की डेफिनेशन क्या है या फिर क्या होता है एंगल, तो हम नहीं बता पाते, हमको नहीं पता है कि एंगल होता क्या, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कि एंगल है क्या। ऐसे सिंपली डेफिनेशन की बात करूं, पाई की डेफिनेशन की बात करूं कि पाई क्या होता है, कहां से आया, बस पाई पढ़ लेते हैं हम लोग कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है, या फिर हम इसको देखते हैं कि पाई इक्वल टू 3.14 होता है। ये जो दोनों वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जो दोनों वैल्यू हम पढ़ते हैं, हम 10th में भी पूरा यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, और ये कहां से आया है तो नहीं पता है ना, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, टीचरों को नहीं पता है कि पाई कहां से आया है, ये आया कहां से नहीं पता। वैसे सेम एंगल की बात करें तो एंगल की डेफिनेशन नहीं पता। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं एक रे लेता हूं, रे समझते हो, हिंदी में उसको किरण बोलते हैं, है ना, रे, अगर मैं एक रे लेता हूं, सोच लो कि O है और ये A, ठीक है, इसको, इस रे को अगर मैं रोटेट करता हूं, मैंने मतलब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, ऐसे कुछ रोटेट किया है और मैंने यहां तक इसको पहुंचा दिया, ठीक है, तो OA जो रे थी उस रे को मैंने रोटेट किया है, तो जितना मेजर बनेगा, जितना रोटेशन होगा, मेजर ऑफ रोटेशन हम इसको बोलेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो इसका मेजर हुआ कि भाई ये रोटेशन का क्या मेजर हो रहा है, तो उसको हमने दिया एंगल का, कि जितना मेजर हो रहा है इस रोटेशन का, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये एंगल होगा। जैसे तुम सिंपली शॉर्ट में समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे A पॉइंट पे हूँ और यहाँ से मैं B पॉइंट पे जाता हूँ, तो A से B जाता हूँ तो मैं कितना गया हूँ उसको हम देखते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, है ना, दो चीजों के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, मेजर लेते हैं, दो पॉइंट के बीच का जो मेजर होता है हम उसको डिस्टेंस के फॉर्म में लेते हैं। सेम वैसे इस रोटेशन को भी हम एक यूनिट के फॉर्म में दिखाएंगे, तो इस रोटेशन का, मेजर ऑफ रोटेशन का जो यूनिट हो जाएगा वो तुम्हारा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल दो फॉर्म में हो सकते हैं, एंगल जो है पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। एंगल पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होते हैं? जब तुम एंटी क्लॉकवाइज देखते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक में काम आए, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है या रे रोटेट कर रही है,
ये रो अगर अभी इस केस में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रे ले दिया है और ये रोटेशन दिखा रहा हूँ, तो ये जो थीटा होगा ये पॉजिटिव आएगा, ये मैंने एरो से लिखा है। और अगर मैं ऐसे लेता हूँ और इस तरीके से दिखाता हूँ, या मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, तो ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसमें जो थीटा होगा वो नेगेटिव, ठीक है। सिंपल छोटी छोटी चीजें। इसके बाद आते हैं कि मेजर ऑफ जो है हमारा, मेजर ऑफ एंगल क्या होता है। मेजर ऑफ एंगल जो हम लेते हैं, किस तरीके से हम मेजर करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम पढ़ते हो तुम पढ़ते हो इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम मतलब जो हमारा डिग्री वाला केस होता है, डिग्री वाला, तुमको पता है इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स डिग्री से। अगर एक्स को एक एंगल दे रहा हूं तो एक्स डिग्री से दिखाते हैं। ये जो हमारा सिस्टम बना था एंगल को मेजर करने का, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है ना। मतलब इसको कैसे किया, इसने ऐसा ले लिया कि वन राइट एंगल इक्वल टू ले लिया 90, ठीक है। और वन स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल जो बनेगा, स्ट्रेट एंगल वो तुम्हारा बनेगा 180, मतलब ऐसे सीधा, ये जो एंगल बन गया वो हमारा हो गया 180। अब इसमें लॉजिक क्यों नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लॉजिक नहीं है, क्योंकि देखो इसको जरूरी है कि हम 180 डिग्री लें। 180 डिग्री लेने का क्या रीजन है, कुछ नहीं पता। मतलब बस ये है कि इन्होंने बस बना दिया कि भाई ये जो पूरा एक स्ट्रेट लाइन था उसको उन्होंने 180 डिग्री दे दिया। जैसे तुमने ग्रेड सिस्टम देखा होगा, ग्रेडियंट है, इसको उन्होंने 200 दिया, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। सेम ग्रेड सिस्टम का भी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में तुमको पता है, तुमने पढ़ा भी है 10th में, ठीक है। डिग्री के बारे में तुमने पढ़ा है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तुम पढ़ते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इससे आगे फिर बड़े वाले एंगल्स पढ़ते हैं 11th में, जो हम अभी पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आता है रेडियन सिस्टम, ठीक है। हाँ, इसका एक नाम है सेक्साडेसिमल, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं या इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। हाँ, सेकंड देखते हैं हम लोग रेडियन सिस्टम, ठीक है, जिसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम पढ़ते हो, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा, इससे पहले तुमको ये समझाएंगे कि पाई क्या होता है, पाई आया कहां से, ठीक है। पाई की मतलब पाई का जो है कहां से आया है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो ऐसा सोचो कि अगर मैंने एक स्ट्रेट समझ लो एक वायर लिया है, मैंने उसको कुछ 10 सेंटीमीटर का ले लिया एक वायर, और इसको एक सर्कल के फॉर्म में निकाला। मतलब जिसने भी ये पाई निकाला है उसके बारे में, उसने पहले एक वायर की तरह लिया, एक पतला सा वायर, उसको एक सर्कल के फॉर्म में रखा, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब है कि इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, और जो डायमीटर होगा, डायमीटर का उसने मेजर किया, ठीक है। डायमीटर का मेजर किया और फिर इस सर्कमफेरेंस से डायमीटर को डिवाइड किया। मतलब जो पाई है तुम्हारा, एक्चुअल में वो क्या है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। मतलब उसे बार बार अलग अलग मेजर वाले वायर लिए, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऐसे, और उसके बाद एक सर्कल के फॉर्म में उसको बनाया, इस वायर को सर्कल के फॉर्म में दिखाया, और उसके बाद डायमीटर से डिवाइड किया, सर्कमफेरेंस से डायमीटर को डिवाइड किया, और फिर देखा कि कुछ एक रेशियो आ रहा है। मतलब पाई की जो वैल्यू आएगी 3.1417 इस टाइप से एक वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू है जितना ज्यादा वो एक्यूट पे आया, मतलब उसको ज्यादा जूम करके या ज्यादा एक्यूरेट देने की कोशिश किया, तो उतना ज्यादा ये और ज्यादा इसकी वैल्यू आगे बढ़ती गई, और ये कभी भी इसकी वैल्यू कोई एक परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो पाई है इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीटिंग भी नहीं है, रिकरिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं है, और टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला सिस्टम हो गया जिसके बारे में तुमको पता है। तो पाई के बारे में जब हमने समझा, ये पाई के बारे में समझ लिया, अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि रेडियन क्या है, रेडियन कैसे आया है और उसको कैसे लिखते हैं। तो रेडियन को समझना,
रेडियन वाला केस देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, रेडियन का मेजरमेंट कैसे होगा। मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया है, मतलब कि 1 रेडियस वाली एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस 1 है, ठीक है। और हमने इसका एक आर्क लिया है जिसकी लेंथ भी 1 है, ठीक है। ये जो आर्क लिया है ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करने पे हमको एक कांस्टेंट रेशियो मिलता है, ठीक है। अगर सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करने पे कांस्टेंट रेशियो मिलता है तो हम एक आर्क लेंगे और अपॉन रेडियस करेंगे, एक पर्टिकुलर आर्क ले रहे हैं और अपॉन रेडियस करेंगे तो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगा। तो जो तुम्हारा 1 रेडियन बनता है, जो 1 रेडियन तुम पढ़ते हो, जो 1 रेडियन आया है तुम्हारा, वो कैसे आया, 1 रेडियन कैसे आया वो देखते हैं। 1 रेडियन कैसे आया कि जो आर्क है तुम्हारा, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब कि आर्क अपॉन रेडियस को जो कांस्टेंट आएगा उसी को उसने रेडियन दिया है। आर्क जो भी लेंथ होगी, मतलब देखो ये अगर मैंने थीटा रखा है तो इसके हिसाब से ये आर्क होगा, उसका आर्क लेंथ होगी। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कर रहे हैं, मतलब सॉरी रेडियन लिख दिया हमने, रेडियस कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्क लेंथ अपॉन अगर रेडियस करते हो तो उस केस में जो एंगल बनेगा, ये देखो ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है ना, मतलब क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो ये थोड़ा सा बोरिंग आता है। इसके बाद जब हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा और आइडेंटिटी पे आते हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन ये जरूरी है। मैं इसको पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये काफी जरूरी है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ले रहे हैं, तो जब 1 कब आएगा, मतलब 1 कब आएगा, इफ जो तुम्हारी आर्क लेंथ है अगर इक्वल टू रेडियस हो जाए तो उस केस में हमको क्या मिलता है, 1 रेडियन मिलता है। तो 1 रेडियन कैसे मिलता है, मतलब ये एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस केस में मैं बोलूंगा अगर आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस हो जाएगी, उस केस में जो थीटा होगा तुम्हारा क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो ये एकदम लॉजिकल है। ये कैसे लॉजिकल है, क्योंकि इसमें एक क्या लॉजिक है कि आर्क लेंथ और रेडियस को हमने इक्वल दिखाया है, उसी केस में जो थीटा है वो 1 रेडियन होगा। तो इसका मतलब इसका एक पर्टिकुलर मेजर है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये जो आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल आया था उसको 2 रेडियन बोलेंगे या 3 रेडियन बोलेंगे, ऐसा कुछ बिना सोचे नहीं बनाया गया। जैसे कि ये था, यहाँ पे बस ये एक स्ट्रेट लाइन को ले लिया 180 डिग्री, हम इसको 70 डिग्री पढ़ते अगर या 90 डिग्री पढ़ते तो आज भी हम उसी फॉर्म में जाते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन मतलब 90 डिग्री। इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक है कि एक स्ट्रेट लाइन लिए उसको 180 डिग्री ले रहे हो, कोई लॉजिक नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक बैठता है कि आर्क लेंथ और रेडियस जब इक्वल होते हैं, देखो आर्क लेंथ कब आएगा, थीटा को बढ़ाते हो तो आर्क लेंथ बढ़ता है, ठीक है। तो उस केस में जब रेडियस, जैसे मैंने अभी 1 लिया है तो यहाँ पे आर्क लेंथ की भी वैल्यू कितनी होगी, 1, तब थीटा को हम 1 लेते हैं। तो अगर आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होते तब उस केस में जो थीटा बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसमें देखना ध्यान से। तो अब इसमें जो तुम्हारा कंप्लीट अगर हम सरकमफेरेंस लेते हैं पूरा, तो अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो आर्क लेंथ अगर हमारा क्या होता है, अगर मैं थीटा की बात करता हूं और आर्क लेंथ तुम्हारा कितना हो रहा है, थीटा कितना होगा हम चेक कर रहे हैं। आर्क लेंथ में हम सरकमफेरेंस ले लेते हैं अपॉन रेडियस कर देते हैं, ठीक है। तो ये थीटा हो गया। हाँ, हमने जो पढ़ा था पहले पढ़ा पाई के बारे में, तो पाई कैसे आया था, पाई कैसे आया था, पाई आया था तुम्हारा किस तरीके से आया था, पाई किसका रेशियो था, ये था सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो इसके हिसाब से पाई इक्वल टू सरकमफेरेंस आ गया, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू सरकमफेरेंस, है ना। तो इसके हिसाब से सरकमफेरेंस में लिखूंगा 2 पाई आर और अपॉन रेडियस में लिखूंगा आर। तो ये आर और आर कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई। तो ये लॉजिकली आई है ना। हमने इसको प्रूफ करके लाया है कि थीटा इक्वल टू 2 पाई होगा। किस केस में, जब हम आर्क लेंथ क्या ले लेंगे, सरकमफेरेंस ले लेंगे। मतलब ये कंप्लीट, यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो ये कंप्लीट जो घुमा है पूरा का पूरा सरकमफेरेंस में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई। तो उसमें स्ट्रेट एंगल कितना आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल जो आएगा
वो लॉजिकली पाई जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हम लोग जो नेचुरल नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 3.71 1.79 ऐसा जो भी है, वो सभी कुछ रेडियन के फॉर्म में होते हैं, डिग्री के फॉर्म में कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए तुम लोग 11th में जब जाते हो तो सबसे पहले जब पढ़ते हैं हम लोग, तो हमको सबसे पहले डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन सिखाया जाता है, और पूरे 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम रेडियन यूज करते हैं। रीजन यही है कि ये एक तो लॉजिकल है, दूसरा जो तुम लोग 1 2 3 ये सब यूज करते हो, ये जो भी नेचुरल नंबर यूज करते हो या जो भी रियल नंबर यूज करते हो, वो सब रेडियन के फॉर्म में होता है, डिग्री के फॉर्म में नहीं होता। क्योंकि डिग्री में सिंपल रोटेशन, ये एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे ये एंगल नहीं है, ये सर्कमफ्रेंस से जुड़ा हुआ है ना। तो सर्कमफ्रेंस बड़ा हो छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो स्ट्रेट लाइन तुम्हारा हो गया। अब इसमें अगर तुम लेते हो राइट एंगल, 1 राइट एंगल, ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा पाई, ठीक है। अब इसकी अच्छी बात क्या है, हाँ, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग जो रेडियन है उसको मैंने बोला सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, तो हम इसको सी से दिखाते हैं, है ना। पाई के साथ सी लगा देते हैं, यहाँ पे सी लगा सकते हो या सिंपल π/2 भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एकदम लॉजिकल सिस्टम है, तो हम लोग सिर्फ सी लगाए या ना लगाए वही वैल्यू देगा। अगर π/2 में लिखा है तो तुमको पता है, अगर π/2 एंगल की बात कर रहे हो तो तुम सीधे समझोगे कि वो राइट एंगल, समझ में आ रही है। π/2 लिखा है या सिर्फ पाई लिखा है, अगर हमने बोल दिया पाई एंगल है तो दिमाग में क्या आएगा, 180 डिग्री है, समझो। अब थोड़ा सा जो मेन पार्ट है वो देख लेते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं, एक दूसरे का कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। इसका कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन तुम लोग बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ते हो, टीचर इसको अलग अलग तरीके से दिखाता है कि तुमको कैसे बताता है। हाँ, एक मिनट, कन्वर्जन से पहले ग्रेड पढ़ लेते हैं, ग्रेड बचा हुआ है, ग्रेडियंट सिस्टम जो है ये फ्रेंच वाल होता है, ठीक है। इसको इस वाले सिस्टम को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसको सिंपल ऐसे देख लेते हैं, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 200 डिग्री, ठीक है। ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, जो रेडियन ग्रेडियंट, समझो, ग्रेडियंट जो पढ़ते हो तो वो रेडियन के सामने जी लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ये दिखाने की सिंपल ऐसे, अगर सिंपली ऐसे ही बोले, ये रेडियन से बड़ा दिखाने के लिए उसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारा 200 ग्रेड है, और हमने जो डिग्री में पढ़ा था उसमें 180 था, और यहाँ पे 90 था, तो उससे ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए समझ सकते हैं ऐसा, तो उससे ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए इसको 90 से 100 दे दिया, और इसको 180 से 200। अब कन्वर्जन की बात आती है, तो तुमको पता है कि तुम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम लोग ग्रेड पे आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। अभी तुमको नहीं पता होगा, इसकी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन आती है। तो उसके लिए हम लोग कन्वर्जन देखते हैं, बहुत सिंपल वाला, बहुत ही सिंपल वाला कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन क्या होगा, यहां पे ले लो इन तीनों का सिंबल, इसका जी ले लो, डिग्री का हम ले लेंगे, क्या देखो, अगर मैं डिग्री की बात कर रहा हूं तो उसको डी बोल रहा हूं, ग्रेड की बात करता हूं तो उसको जी बोल रहा हूं, ठीक है, और रेडियन की बात करता हूं तो उसको मैं बोल देता हूं आर, ठीक है। रेडियन की बात करूंगा तो उसको आर बोलूंगा। अब इनका कन्वर्जन कैसा है, तुम लिखते हो डी इक्वल टू जी इक्वल टू, यहां पे चलो आर ले लेते हैं, और इक्वल टू लेते हैं जी, तीनों को लिख दिया है। डिग्री स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे, तीनों में स्ट्रेट एंगल करेंगे। स्ट्रेट एंगल डिग्री का कितना आता है, डिग्री का आता है 180, है ना। स्ट्रेट एंगल जो है डिग्री का आता है 180, इसका आता है पाई, और इसका क्या आता है 200, समझ में आया। तो ये इतना इजी है कि तुम इससे अब कभी दिक्कत नहीं होगी, ये जो तरीका है इससे तुमको कभी दिक्कत नहीं होगी कि भाई किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो अगर तुम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो रेडियन लिखो, ठीक है, सॉरी, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिग्री लिखा, और डिग्री को रेडियन के फॉर्म में लिख दो। क्या लिखोगे, 180 अपॉन पाई इंटू आर। याद है तुम लोगों को यही बताया जाता है कि अगर रेडियन डिग्री में चेंज करना है तो जो रेडियन है उसमें 180 अपॉन पाई है। सेम वैसे अगर ग्रेड में चेंज करना चाहते हो, कोई चीज को ग्रेड में चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो ग्रेड में चेंज करने की, अगर तुम ग्रेड में रेडियन को ग्रेड में चेंज करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 200 आर अपॉन पाई,
समझ लो इस तरीके से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तुमको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब हमेशा याद रहेगा कन्वर्जन कैसे करना है। बहुत सिंपल तरीका, नहीं तो हम थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि क्या है हमारा फॉर्म, है ना। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा था, ये तो तुम्हारा एंगल्स मेजरमेंट था। अब आते हैं हम लोग रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हाँ यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है, टेंथ में जैसे पढ़े थीटा है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि साइन थीटा P अपॉन एच हो गया, कॉस थीटा B अपॉन एच हो गया, टेन थीटा ये हो गया P अपॉन B, है ना। और फिर सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये भी पढ़ते, ये सब चीजें पढ़ते हैं। लेकिन कभी ये नहीं पढ़ते कि भाई इसको साइन क्यों हो गया। तुम टीचर से पूछते हो, टेंथ में तुमने पूछा होगा कि सर ये साइन ही क्यों, तो टीचर बोल देता है कि भाई दिया है बस, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा दे दिया है बस। ठीक है, तुमको बस याद रखना है कि ये P अपॉन एच है, B अपॉन एच है, इसको याद कर। लेकिन इन सब के भी एक लॉजिक है कि इसको साइन ही क्यों लिया है, इसको कॉस क्यों नहीं लिया है। इसको साइन लिया है, इसको कॉस लिया है। वैसे एक्चुअल एंगल ये नहीं है, हम इसको साइन लिखते हैं, साइन थीटा ये होता है, और ये होता है कोसाइन थीटा, है ना। वैसे टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है तो हम उसको शॉर्ट में टेन थीटा बोलते हैं, और ये होता है कोटेंजेंट। ठीक है, इस को का भी एक मीनिंग है, तुमको पता ही नहीं, इसको का भी एक मीनिंग है। यहाँ पे साइन के पहले को जो लिखा है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तभी तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉस थीटा होता है। ये सब लॉजिकल है, इसके बारे में भी मैं बताऊं। तो देखो तुमको लगता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसको हम बोलते हैं, ये दो वर्ड से मिला हुआ है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिग्नोन का मतलब ट्रायंगल होता है और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, ट्रायंगल में हमारे होते हैं साइड, तो साइड का जो मेजर है, ठीक है, साइड के मेजर की बात होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके मेजर से हम लोग ये साइन थीटा कॉस थीटा लेते हैं, और यहीं से इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो बात है कि यहीं से इसका डेवलपमेंट हुआ है, साइन कॉस सेक कॉसेक कॉट, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी हम देखेंगे कि इसका सच में एक्चुअल डेवलपमेंट कहां से हुआ। ठीक है, वो समझेंगे। अभी तुमको समझ में आएगा कि इसका साइन को साइन क्यों बोलते हैं। ये तुम कहीं ऐसे सर्च भी करोगे तो शायद ही मुश्किल है कि मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी बुकों में नहीं मिलेगा कि भाई साइन को साइन क्यों बोलते हैं या कॉस को कॉस क्यों बोलते हैं। तो देखो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्कल है, ये वन यूनिट रेडियस ले लो, यहाँ पे कोई एक एंगल देता हूँ, कोई ना कोई एक एंगल दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, एंगल देना पड़ेगा, तो ये भी तुम्हारा वन यूनिट है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी कोई कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कैसे लग रहा है, ऐसे। इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहूँ, ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ आर्च टाइप का बना हुआ है, तो ये ऐसे नाक जैसे लग रहा है, नोज जैसे लग रहा है ना, नोज जैसे लग रहा है, नोज टाइप स्ट्रक्चर मिला। अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये जो स्ट्रक्चर मिला है आपको, नोज हमारी जो नाक होती है उसके जैसा स्ट्रक्चर है, और नोज के जितने भी पार्ट होते हैं उसको हम साइनस बोलते हैं, साइनस। ठीक है, तो ये साइनस से साइन किया, तो इसकी वजह से साइन आया था, इसकी वजह से ये नोज टाइप का स्ट्रक्चर दिया था, इसीलिए हमने इसको लिया साइन थीटा, इसको 180 रखा है तो इसको ले लिया साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा का ये 90 है, ये थीटा है, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं इसको फाई बोल दूं तो मैं बताऊंगा कि थीटा प्लस फाई जो है वो 90 है, और जो फाई है वो 90 माइनस थीटा है, समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो थीटा और ये फाई हो गया, तो इसके सामने जो एंगल बनेगा, मतलब ये फाई नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा यहाँ समझ लो कि ये जो फाई होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो साइन थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। इसको चलो ओ ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लेते हैं, इसको कुछ सी ले लो या डी ले लो, ठीक है, इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ओडी तक का डिस्टेंस आएगा वो आएगा कॉस थीटा। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉस थीटा कैसे आया और क्या क्या चीज होगी, दोनों चीजें हैं। मैं अभी यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि साइन क्यों लिया गया, कॉस क्यों लिया, वो बता रहा हूँ। और फिर साइन को हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्यों बोला, इसको क्या बोला, वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे समझ लो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, तो पहला एंगल हुआ साइन, साइन थीटा, उसको साइन ई थीटा लिखते हैं, ये सिंपल सीन बोले तो उसका तो अलग मीनिंग हो जाता है साइन थीटा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा ये हो जाता है पूरा शॉर्ट में कोसाइन थीटा, ठीक है, कोसाइन थीटा। और इसी को हम बाद में क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, और ज्यादा शॉर्ट में कॉस थीटा। तो जो को यूज करते हो वो है एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा, तो वो इसलिए कोसाइन है। अब आते हैं टेंथ, तो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है टेंथ में भी कि अगर मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट लेता हूं, ठीक है, यहां से मैंने एक टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट ले लिया, ठीक है, और मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, तो टेंजेंट यहां से आए, इस पॉइंट को कुछ ले लो सी, ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो है ये जो एंगल बना ये किसकी वजह से आया, टेंजेंट की वजह से आया, तो ये तुम्हारा हो गया टेंजेंट का टेन थीटा, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम देखेंगे कि रिलेशन कैसा है, ये कैसे p अपॉन b आया, ये कैसे सॉरी p अपॉन h और d अपॉन h आया, तो इसको हमने ले लिया tan, मतलब यहां से इसका डेवलपमेंट हुआ tan, क्योंकि ये टेंजेंट वाली लाइन ना जो इसको कट कर, अभी उसके बारे में समझेंगे कि tan कैसे क्या है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि साइन से रिलेटेड आइडेंटिटी बनेगी, इसी से तुम आइडेंटिटी बना सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना सकते हो, ध्यान देना, ये जो OD है और ये AD है और ये OA है, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्या लिख सकते हो, OA का स्क्वायर इक्वल टू OAD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो OA की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, AD की जगह पे साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो होल स्क्वायर होता है हम साइन लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखते हैं, तो इतना ना करते हुए हम क्या कर देते हैं कि सिर्फ साइन और थीटा के बीच में स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिखने से बेटर है ऐसा लिखते हैं, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है, ठीक है। इसमें कई बार इसको साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा स्क्वायर ऐसा भी लिख देते हैं, जबकि इसका और इसका बहुत अलग मतलब ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हो तब इक्वल है। और यहां पे आ गया दूसरा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये तुम्हारी फर्स्ट आइडेंटिटी यहां से मिल गई, ठीक है। अब आते हैं, ये हमने टेंजेंट डाल दिया, इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो तुमने सीकेंट के बारे में पढ़ा होगा, सीकेंट जानते होंगे, जैसे ये सर्कल है तो यहां से अगर एक लाइन गई है जो टच करते हुए जाती है तो ये टेंजेंट होती है, और अगर ऐसी कोई लाइन है जो कट करके जाती है 2 पॉइंट, तो ये जो होती है ये सीकेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं सीकेंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है ना, कट करेगी मतलब 2 पॉइंट पे कट करेगी तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। तो ये जो लाइन है यहां से जो गई है ये इसमें देखो यहां पे एक पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट पे कट किया, तो इसीलिए ये क्या हो गया है, ये सीकेंट हो गया। तो यहां से यहां तक हम ले लेते हैं सेक थीटा, ये तो बहुत ही